Hi, my name is Anand Venkateshan and I'm the Quant, Verbal and GK faculty for the CLAT program at Mentors Capital. To access a free mock, आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाइए और वहां दिए गए लिंक को क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप्स फॉलो कीजिए। हमारे सारे मॉक्स क्वालिटी की गारंटी के साथ आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पैटर्न और डिफिकल्टी में ये क्लैट के पास्ट ईयर पेपर्स के जैसे ही रहेंगे। और तो और हमारे पोर्टल पे आपको स्कोर एनालिसिस और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस भी मिलेंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? एक्सेस योर फ्री मॉक टुडे। जीके बहुत ही वास्ट एरिया है और इसकी तैयारी करते वक्त आपका एफिशिएंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए इस सीरीज में हर वीडियो में मैं एक हफ्ते का जीके और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। मतलब ऑलमोस्ट 45 मिनट्स के इस वीडियो में आपको ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चंस गेन हो जाएंगे, जिससे कि आपका नॉलेज सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाएगा। और तो और हर वीडियो में जो रिसर्च के लिंक्स हैं वो हम कंपाइल करके आपके साथ शेयर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास नाउ। हेलो एवरीबॉडी, आज हम जीके डिस्कस करेंगे फॉर फरवरी वीक 4। ये सारा का सारा जीके जो है तो हम डिस्कस करेंगे आज, वो क्लैट 2023 के लिए बहुत यूजफुल है। एज यूजुअल 1 वीक का जीके मैं बुलेट फॉर्म में डिस्कस करूंगा। बहुत ही क्विकली हम 1 वीक का जीके रिव्यू करेंगे एंड वी लुक एट ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चंस इन दिस सेशन टुडे। आइडियली आप इस सेशन को देखने से पहले, इस वीडियो को देखने से पहले इसको टेस्ट फॉर्म में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऑल यू नीड टू डू इज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है आप वहां जाकर के साइन अप कीजिए, और साइन अप करते ही आपको ये सारे क्वेश्चंस जो है टेस्ट के फॉर्म में मिल जाएंगे हमारे पोर्टल पे। और पोर्टल पे आपको टेस्ट के फॉर्म में मिलने के अलावा आपको हर टॉपिक के लिए रिसर्च लिंक्स भी मैं शेयर करूंगा, विच मीन्स उस टॉपिक पे आप 5-6 क्वेश्चंस जो मैं प्रेजेंट करूंगा वो तो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, वो तो आप याद कर सकते हैं, बट एडिशनल क्वेश्चंस भी अगर बन सकते हैं तो वो आपको रिसर्च लिंक्स में इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस सेशन। सबसे पहले देखते हैं कि कौन से टॉपिक्स आज डिस्कस करेंगे। एज यूजुअल देयर आर ऑलमोस्ट 15-16 टॉपिक्स। दिस वेरी वेरीड लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है यहाँ पे। तमिलनाडु एंड नीट एग्जाम पे कंट्रोवर्सी, नॉर्थ कोरिया का मिसाइल लॉन्च, इंडियन स्टॉक मार्केट रेगुलेशन, ये अदानी केस के बाद, तेजा का चिली, चंद्रयान 3, सिकल सेल एनीमिया, इंडिया सिंगापुर पेमेंट्स लिंक, नेवल ड्रिल्स, ऑस्ट्रेलिया में नेवल ड्रिल्स हो रहे हैं, जॉइंट नेवल ड्रिल्स है, मल्टीलैटरल सर्वे ऑफ इंडिया, रशिया सस्पेंड्स न्यूक्लियर ट्रीटी विद द यूएस, इंडिया एंड बायोडाइवर्सिटी एंड मेनी मोर, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला टॉपिक देखते हैं। यहाँ पे पहला टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है तमिलनाडु मूव सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द NEET नीट एग्जाम। तो इस पे जो पैसेज है वो ये बताता है कि तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट में नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट का जो एग्जाम है मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए, उसके अगेंस्ट एक पिटीशन फाइल करिए, saying that it's against the constitutional right available, violation of the right of equality and against the principles of federalism. Basically सेंटर जो है इम्पोज नहीं कर सकता स्टेट्स पे कि आप कैसे एडमिशन स्टेट कॉलेजेस में, गवर्नमेंट स्टेट रन गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन कैसे होती है, राइट? सो दैट्स व्हाई ये इसके क्वेश्चंस देखते हैं अभी इस टॉपिक पे। पहला क्वेश्चन जो है, इनफैक्ट इसके क्वेश्चंस ये है, which article of the constitution allows supreme court to adjudicate in cases जहां पे स्टेट सेंटर और स्टेट्स में कुछ डिस्प्यूट चल रहा हो, जैसे तमिलनाडु का और सेंटर का डिस्प्यूट चल रहा है कि कैन द सेंटर completely take over admission of medical seats for all government run colleges also. एंड क्वेश्चन नंबर 2 है कि इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 को रिप्लेस किया गया था एक नए एक्ट से, जिसने मेडिकल एजुकेशन को रिवैम्प किया था। तो ये कौन सा एक्ट था? और इस एक्ट को पास करते वक्त यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर कौन थे? एंड द प्ली फाइल्ड बाय TN अलेजेड की नीट का एग्जाम जो है वो कौन से आर्टिकल का वायलेशन था कॉन्स्टिट्यूशन के, और ये जो है स्टूडेंट्स फ्रॉम रूरल स्टेट्स और स्टेट बोर्ड वाले स्टूडेंट्स को डिस्क्रिमिनेट करता है, राइट? सो ये कौन सा आर्टिकल था कॉन्स्टिट्यूशन का? तो इसके आंसर्स देखेंगे। आर्टिकल 131 अलाउज सुप्रीम कोर्ट
टू एडजुडिकेट ऐसे केसेस में जहां पे सेंटर और स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट चलती है, या स्टेट्स के बीच में भी अगर डिस्प्यूट चल रही हो तो सुप्रीम कोर्ट को पावर देती है ये। एंड इन 2019 द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट ऑफ 1956 वाज रिवैम्प्ड बाय द नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019। इसके बाद नेशनल मेडिकल कमीशन आया था, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया था इसने। एंड 2020 में जब ये इनैक्ट हुआ था तो दैट्स व्हेन मेडिकल एजुकेशन वाज रिवैम्प्ड। और इस एक्ट को पास करते वक्त यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर थे डॉक्टर हर्षवर्धन। और जो तमिलनाडु ने प्ली फाइल की है, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने स्टेट सुप्रीम कोर्ट में, दे हैव अलेज्ड की उनकी प्ली में है कि आर्टिकल 14 को वायलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन के, एंड बेसिकली डिस्क्रिमिनेट करता है स्टूडेंट्स के अगेंस्ट, राइट? सो दैट्स द आंसर। और 4 क्वेश्चन इसमें हैं। एजुकेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन की कौन से लिस्ट में आता है? इज इट ऑन द स्टेट लिस्ट, इज इट ऑन द कॉन्करेंट लिस्ट, और मे बी नाइदर? एंड 2020 जजमेंट था कौन से केस में? यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस विच इनफैक्ट कॉलेज, वेयर द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड कि भाई नीट का एग्जाम जो है, नीट का एप्लीकेशन जो है स्टेट्स पे लागू होता है। तो बेसिकली पहले से ही सुप्रीम कोर्ट इस टाइप के केस में एक जजमेंट पास कर चुकी है, बट दैट वाज अगेंस्ट अ स्पेसिफिक कॉलेज, एंड नाउ द प्ली हैज बीन फाइल्ड बाय द तमिलनाडु गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 7, विच सेक्शन ऑफ द नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट, जो भी बात करी थी हमने, नया जो एक्ट 2019 में रिवैम्प किया था, देन विच सेक्शन जो है डिड द तमिलनाडु सीक एज अल्ट्रा विरेस द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड विच ईयर नीट का एग्जाम जो है पहली बार कौन से साल में कंडक्ट किया गया था, right? तो इसके आंसर्स देखेंगे। एजुकेशन जो है कॉन्करेंट लिस्ट में है, विच मींस बोथ सेंटर एंड स्टेट्स कैन पास लॉज। 2020 में क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलूर का यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया के साथ केस था, और उसमें ही 2020 की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि नहीं, नीट अपहेल्ड करते हैं हम फॉर एप्लीकेशन ऑफ नीट टू state colleges, to state admissions. And section 14 of the National Medical Act, National Medical Commission Act, को जो है अल्ट्रा विरेस मानती है तमिलनाडु गवर्नमेंट। और नीट का एग्जाम पहली बार 2016 में कंडक्ट किया गया था। काफी बैक एंड फोर्थ हुआ था इसमें ऑलमोस्ट 5 years के लिए, बिफोर इट वाज फाइनली कंडक्टेड बाय द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया इन द ईयर 2016। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, नॉर्थ कोरिया मिसाइल। बेसिकली नॉर्थ कोरिया ने जो है पिछले कुछ महीनों में मल्टीपल मिसाइल्स लॉन्च किए हैं, मिसाइल्स टेस्ट किए हैं, और ऐसा ही एक न्यूज जो है फरवरी के महीने में आया कि नॉर्थ कोरिया ने जो है लॉन्ग रेंज मिसाइल फाइल किया है अपने कैपिटल से इन द सी ऑफ जापान। और जापान में तो काफी हल्ला मच गया था द मोमेंट द मिसाइल वाज डिटेक्टेड। इट डिडंट ऑब्वियसली they say that it wasn't successful, but because it basically landed inside the water before it could do anything, but obviously that's how the tests will be, right? तो जापान में जैसे ये हुआ था तो there was a lockdown and shutdown हो गया था, and people were advised to go indoors, etc, right? So this happened, and obviously it brings into, and obviously जैसे हुआ था South Korea raised a big alarm, they also test fired a few missiles, and so typical retaliation जो होता है वो हुआ, and obviously US का support भी seek किया था over this issue, right? So इस पे questions देखते हैं। नॉर्थ कोरिया की इतनी बात हो रही है तो नॉर्थ कोरिया का कैपिटल क्या है? नॉर्थ कोरिया जो है it's carved out from this कोरिया पेनिनसुला। तो नॉर्थ कोरिया का कैपिटल क्या है? जापान। ये प्राइम मिनिस्टर कौन है? नॉर्थ कोरिया के लीडर कौन है ना? सिंपल आंसर्स हैं ये। फिर नवंबर 2022 में नॉर्थ कोरिया ने एक ICBM टेस्ट किया था, इंटीग्रेटेड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो इसका नाम क्या था? एंड सपोजिटली दिस ICBM हैड द पोटेंशियल ऑफ रीचिंग द US मेनलैंड, सो US कंसिडर्ड इट एज अ बिग थ्रेट। तो इस मिसाइल का नाम क्या था? और कोरिया का जो डिवीजन हुआ था इनटू नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, ये कब, इसका हिस्ट्री क्या है, कब हुआ था ये? एंड स्कॉटलैंड, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, बट क्योंकि हम मिलिट्री बेसिकली कंट्रीज एंड उनके
लीडर्स के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो we can also talk about the leadership change, right, that happened in Scotland. The first prime minister, first minister of the semi-autonomous panel government of Scotland was a lady, and she recently announced her resignation. तो उनका नाम क्या है? तो इनके आंसर्स देखते हैं. नॉर्थ कोरिया का कैपिटल प्योंगयांग है. नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं वो किंग जोंग उन है. और जापान के जो प्राइम मिनिस्टर है वो फूमियो किशिदा है. एंड 2017 में आईसीबीएम जो लॉन्च किया था उसका नाम था हवासोंग 817. एंड इसकी इज दैट सपोज टू हैव कैपेबिलिटी ऑफ रीचिंग द यूएस मेनलैंड. और कोरिया का डिवीजन, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग history that they had, that Korea basically was Korea was had जापान का कंट्रोल था कोरिया पे इन वर्ल्ड वॉर टू. एंड जब जापान पे 1945 में जब बॉम्ब्स ड्रॉप हुए थे, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, तो पहले बॉम्ब के बाद जो है रशिया सॉ एन अपॉर्चुनिटी एंड रशिया बेसिकली started to take control of and basically incited the local population of Korea to protest against Japanese authority. तो काफी प्रोटेस्ट हुए थे एंड रैपिडली जो है रशिया वाज टेकिंग कंट्रोल ऑफ टेरिटरीज एंड दैट्स व्हेन इवन द यूएस सॉ भाई ये गड़बड़ है, इसमें कुछ करना पड़ेगा. एंड देन ऑब्वियसली वंस द सीज फायर वाज कॉल्ड एंड द यूएस और रशिया के बीच में टॉक्स हुए थे कि भाई प्रोविंशियल मतलब हम, क्योंकि ऑब्वियसली रशिया चाहती थी कि सोवियत यूनियन चाहती थी कि भाई टेरिटरी ऑक्यूपाई कर ले, और यूएस चाहती थी कि भाई बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है तो हम we cannot let the communists take over. So the agreement that they reached was कि भाई कोरिया को स्प्लिट करेंगे दो टुकड़ों में. एक टुकड़ा जो है रशियंस सोवियत यूनियन कंट्रोल करेगा और दूसरा टुकड़ा जो है यूएस कंट्रोल करेगा. एंड वेल अग्रीमेंट, जॉइंट अग्रीमेंट हुआ था, बट तकरीबन 1-2 साल बाद जो है नथिंग प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट्स थे उन पे कुछ जो स्टेप्स थे, अग्रीड स्टेप्स थे, वो उन पे कुछ बात आगे नहीं बढ़ी. सो सडनली देन नॉर्थ कोरिया बेसिकली they forced a coup and they started to take over, and so that's when the split happened, right? So this is the slight background कि भाई कैसा हुआ ये. तो एंड स्कॉटलैंड की जो फर्स्ट मिनिस्टर है ऑटोनोमस गवर्नमेंट की, सेमी ऑटोनोमस गवर्नमेंट की, वो है निकोला स्टर्जन, right? And she was the one who resigned both from party leadership as well as the first minister post. Next topic पे आते हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट रेगुलेशन. ऑब्वियसली द बैकग्राउंड इज द अदानी हिंडनबर्ग अदानी fiasco, जो obviously affected the stock market hugely. There were huge amount of losses that investors had to face, and this prompted the Supreme Court to sort of question कि भाई SEBI को question किया कि they asked the SEBI and the government to produce the existing framework, regulatory framework, in order to protect कि भाई इन्वेस्टर्स को नुकसान ना हो अगर मार्केट इरेगुलरिटीज हो रही हैं, अगर देयर आर बिग कंपनीज व्हिच आर कंडक्टिंग फाउल प्ले, है ना, तो उस पे रिटेल इन्वेस्टर्स को नुकसान नहीं होना चाहिए. इसको इंश्योर करने के लिए आप कुछ स्टेप्स इंप्लीमेंट कीजिए. तो ये था सिचुएशन. इस पे क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं? तो ऑब्वियसली अगर रेगुलेशन की बात कर रहे हैं तो, और सेबी का मेंशन है, तो विच एक्ट regulates companies incorporated in India and has delegated the authority to enforce some of these provisions on the Securities Exchange Board of India, Securities and Exchange Board of India, right? तो ये एक क्वेश्चन है. दूसरा क्वेश्चन है कि कौन सा एक्ट था जिसने सेबी को पावर दिया टू रजिस्टर इंटरमीडियरीज लाइक स्टॉक ब्रोकर्स, मर्चेंट बैंकर्स, portfolio managers, etc., to regulate the functioning of the stock market. So एक एंड पे अथॉरिटी दी सेबी को कौन से एक्ट ने टू enforce some of the provisions of its own act. तो वो कौन सा एक्ट था? दूसरा कौन सा एक्ट था जिससे सेबी को पावर्स दिए थे टू appoint intermediaries, to register intermediaries, etc., to allow the stock market to function. और SEBI के regulations, name the regulations notified by SEBI to ensure that listed companies follow corporate governance laws. So SEBI ने कौन से ऐसे रेगुलेशंस पास किए हैं, राइट? सो इसके आंसर्स देखते हैं. कंपनीज एक्ट 2013 में जो है सेबी को पावर्स दिए थे टू
enforce some of the provisions of its own act, the Companies Act. And the Securities and Exchange Board of India Act of 1992, SEBI Act basically, 1992 ka, gave SEBI the power to appoint intermediaries to, basically allow for functioning of the market and all the needed intermediaries that would allow for that. और जो रेगुलेशन सेबी ने पास किए थे ताकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो करें लिस्टेड कंपनीज, ये जो है 2015 की बात है, बहुत रिसेंटली है. And this was called the listing obligations and disclosure requirements regulations, right? So that was passed in 2015. स्टॉक मार्केट पे और क्वेश्चंस क्या बनेंगे कि भाई एक बहुत फेमस स्टॉक ब्रोकर थे जो who was involved in 1992 स्टॉक मार्केट क्रैश. उन्होंने काफी इरेगुलरिटीज करे. इनफैक्ट उनपे एक द बिग बुल के नाम से जाने जाते हैं. उनपे एक टेलीविजन सीरीज भी बनी है, मूवी भी बनी है. सो वो कौन थे? एंड देन वन मोर स्कैम व्हिच वाज वेरी वेरी ह्यूज, 7,855 करोड़ का स्कैम था, 2008 की बात है. And this implicated one very very big name or director of a very big company. Accounting fraud था ये, basically गलत तरीके से अकाउंट करके, मतलब इन्वेस्टर्स को, शेयर होल्डर्स को दिखाया ही नहीं था, right? And then eventually then this case happened. The director and his in fact family members were convicted. 7 साल की जेल हुई है उनको CBI के स्पेशल कोर्ट के द्वारा, right? And finally एक और स्कैम, राइट, जो थोड़ा सा और रिसेंट है, 2014 की बात है. मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एन एक्सचेंज वाज अरेस्टेड इन द कोलोकेशन स्कैम. बेसिकली सर्वर्स को ही हैक कर लिया, और बेसिकली सर्वर्स को ऐसे हैक किया कि एल्गोरिथमिक ट्रेड्स होती हैं जो मार्केट में कर सकते हैं आप. तो एल्गो ट्रेड्स जो है मार्केट टाइमिंग से पहले एग्जीक्यूट करने के लिए ये ग्लिच इन्होंने they managed to get it done. And this was by again an insider in that exchange, right? So who was that, and which company was this, which exchange was this, right? तो आंसर्स देखते हैं इसके. हर्षद मेहता स्कैम की बात कर रहे हैं जो 1992 में हुआ था. एंड देन दूसरा आंसर है कि 2008 में रामलिंग राजू ऑफ सत्यम कंप्यूटर्स वाज कन्विक्टेड. मतलब स्कैम तो एक्चुअली 2008 में हुआ था, बट कन्विक्शन थोड़े दिन बाद हुआ था. And finally, Chitra Ramakrishna of the National Stock Exchange (NSE) was arrested in the co-location scam. जैसे मैंने बताया, that she allowed for some software to be installed, and that allowed for algorithmic trades by some persons to be executed before other people, right? So basically बहुत बड़ा advantage है, क्योंकि पहले अगर आपके trades execute हो जाते हैं तो obviously the market is just about opened and it allows you a lot of leverage, right? So those are the answers. Next देखते हैं टॉपिक. तेजा चिली की बात कर रहे हैं, which is आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का ये चिली है, रेड चिली. And it's a very very popular chili known for its culinary, medicinal and wide ranging. इंडिया के चिलीज में ये काफी पोटेंट माना भी जाता है, और ये एक्सपोर्ट्स पे भी it's becoming very very popular, right? So topic was this. And इस पे क्वेश्चंस क्या बन रहे हैं कि तेजा वैरायटी जो है किस लिए काम आता है? ऑब्वियसली खाने में काम आता है, क्यूजीन में, एडिंग स्पाइस टू वेरियस डेलिकेसीज. बट उसका एक और मेजर यूज है, because it forms the major ingredient of something else. What exactly is that? And then chili itself, ये किस टाइप का एक प्लांट का कौन सा पार्ट है? Is it a fruit? Is it a vegetable? Is it neither? Is it both? And then chili जो है इंडिया का नेटिव क्रॉप नहीं है, right? So it was brought to India by the Portuguese. So which country does it come from? And इंडिया के एक चिली बहुत ही फेमस है, because it holds the Guinness World Record it held the Guinness World Record in 2007 for being the spiciest chili pepper. तो इस चिली का नाम क्या है, right? तो आंसर्स देखते हैं. The Teja chili is also used major ingredient in the pepper spray, जो worldwide obviously women use it for their protection. And chili happens to be a fruit. Surprise surprise, it's not a vegetable. It's actually under the category of fruits. And it originated in the country of Mexico, brought to India by the Portuguese way back 400 years ago. 1700s में जो है इंडिया आया था ये. और
इंडियन चिली जो रिकॉर्ड होल्ड करता है, ऑल्सो नोन एज घोस्ट पेपर, इज द भूट चलूटिया, सॉरी भूट झुलाकिया, झुलोकिया, ऑल्सो नोन एज द घोस्ट पेपर। एंड 2007 में इट वाज, आई मीन ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है काफी, 2007 के बाद भी अगर आई थिंक 4 या 5 वेरिएंट्स को द स्पाइसीएस्ट चिली पाउडर का दर्जा दिया गया था। बट 2007 में ये भूट भूट जुलोकिया और कोस्ट पेपर एज इट्स नोन, उनको दिया गया था। चिली पे और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। कौन सा स्कीम है 2021 में लॉन्च हुआ था, क्योंकि तेजा चिली जो है एक्सपोर्ट्स की बात कर रहा है, तो कौन सा स्कीम 2021 में पास हुआ था जिसने टॉप 15 कमोडिटी एक्सपोर्ट्स में काफी बेनिफिट किया था, स्पेशली मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड फार्मा, राइट? तो ये कौन सा स्कीम था? और टॉप एक्सपोर्ट्स को जरा रैंक कीजिए, गिवन प्रोडक्ट्स दिए हुए यहाँ पे: आयरन एंड स्टील, ऑर्गेनिक केमिकल्स, cereals, cotton, and gems and jewelry, right? And finally, India के exports में the country of origin that has the highest amount of exports from India is the US. तो दूसरे नंबर पे कौन सी कंट्री आती है 2021-22 के नंबर्स के हिसाब से, राइट? तो इसके आंसर्स देखते हैं। इट्स द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसने काफी सारे एक्सपोर्टेड गुड्स, स्पेशली द वंस इन मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि मेक इन इंडिया वगैरह वगैरह, right? So काफी उनको benefit मिला है, क्योंकि production linked है, the more you produce, the more your incentive is, right? So this scheme introduced in 2021 brought huge amount of benefit. That's why record amount of exports हो रही हैं, काफी leaps and bounds grow किया है, I think इस साथ तकरीबन कुछ 10 महीनों में ही या 11 महीनों, हाँ 10 months में ही I think the exports are almost 300 plus crores and 300 billion, and I think they are set to reach about 400 billion this year, right? So it's I mean 2021-22 की बात कर रहा हूँ। And in terms of value of export, सबसे ज्यादा जो है obviously पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, बट उसके बाद जेम्स एंड ज्वेलरी आता है, और इस लिस्ट में जेम्स एंड ज्वेलरी के बाद आयरन एंड स्टील, फार्मा नहीं है इसमें, इसलिए आयरन एंड स्टील, एंड देन यू हैव ऑर्गेनिक केमिकल्स, एंड देन यू हैव सीरियल्स, कॉटन, एंड देन फाइनली यू और भी प्रोडक्ट्स आते हैं, राइट? बट इसका लिस्ट ऑर्डर जो है ये रहेगा। और सरप्राइज इंडिया का एक्सपोर्ट्स में जो है इस पिछले साल के almost 5% of it went to the UAE, United Arab Emirates, right? US is about 20%, and UAE is about 6%, and I think China is also in that range, 5.5%, right? So and China has grown quite a bit, right? In terms of Indian exports to China. नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, चंद्रयान 3। तो इसरो ने जो है चंद्रयान 3 के लिए अभी एक लैंडर टेस्ट किया था, EMI-EMC टेस्ट किया था पिछले महीने के एंड में, एंड अकॉर्डिंग टू द एजेंसी ये टेस्ट ने जो है, दिस टेस्ट वाज टू इंश्योर कि जो सैटेलाइट सबसिस्टम्स है वो स्पेस एनवायरनमेंट में उनकी कैपेबिलिटी और कंपैटिबिलिटी को टेस्ट किया था, फंक्शनैलिटी और कंपैटिबिलिटी को टेस्ट किया था, राइट? सो चंद्रयान 3 पे ऑब्वियसली क्वेश्चंस बन सकते हैं कि व्हाट उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, थोड़ा नाम में ही ऑब्वियस है। और ये चंद्रयान सैटेलाइट, चंद्रयान मिशन के जो सैटेलाइट्स है, ये कहाँ से लॉन्च होंगे, एंड व्हिच इज द लीड सेंटर फॉर बिल्डिंग सैटेलाइट बनते कहाँ है? लॉन्च सेंटर तो पूछ लिया आपसे, बट सैटेलाइट जो है बिल्ड और डेवलप कहाँ से होते हैं? एंड ये सेंटर जो है पहले किस नाम से जाना जाता था, इसका नाम चेंज हुआ है क्लियरली। And one more big sort of location where pertinent to ISRO is the Thumba Equatorial Rocket Launching Station. तो ये obviously थुम्बा के शहर में है, बट ये है कौन से सिटी में, कौन से स्टेट में है ये? तो आंसर्स देखते हैं इसके। चंद्रयान मिशन obviously is about lunar landing. It's to demonstrate end-to-end capabilities in safe landing and rover capability, roving on the basically surface को एक्सप्लोर करके सर्फेस से सैंपल्स उठाते हैं, उसको रोवर बोलते हैं, राइट? सो दैट्स एन ऑटोनोमस व्हीकल। एंड चंद्रयान 3 का मिशन जो है सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा का फेमस स्पेस सेंटर है, दैट्स वेयर द मिशन विल बी लॉन्च्ड फ्रॉम। एंड द यूआर राव सैटेलाइट सेंटर, URSC, बेंगलुरु में है। यहीं पे सैटेलाइट्स जो है बिल्ड और डेवलप होते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजीज यहाँ डेवलप होती है, स्पेस सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। सो बेसिकली सैटेलाइट स्पेसिफिक सेंटर है ये।
और ये सेंटर जो है पहले इसरो सैटेलाइट सेंटर के नाम से जाना जाता था, फिर उसको UR राव सैटेलाइट सेंटर के नाम पे रिवैम्प किया गया। और तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन जो है TERLS जो उसका एक्रोनिम है, ये जो है तिरुवनंतपुरम केरला में है। और यहाँ से काफी टेस्ट भी रन हो चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, सिकल सेल अनीमिया, राइट? इट्स अ जेनेटिक डिजीज व्हिच इज जेनेटिक डिसऑर्डर, और इंडिया में इसका प्रेवलेंस काफी हाई है। एंड मतलब रिसेंटली बजट में भी निर्मला सीतारामन ने बोला था कि हम मिशन मोड पे काम करेंगे ताकि ये डिसऑर्डर जो है 2047 तक हम एलिमिनेट कर देंगे, राइट? इंडिया से एलिमिनेट कर देंगे। And it is severe in India. Obviously, India has the second highest number of cases worldwide. The worst affected country है, सॉरी सेकंड वर्स्ट अफेक्टेड कंट्री है। तो इस पे क्वेश्चंस देखते हैं क्या बनेंगे कि ये सिकल सेल अनीमिया जो है ब्लड डिसऑर्डर है, तो ब्लड में कौन सा व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ ब्लड व्हिच कैरीज ऑक्सीजन टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और 1940s में डॉक्टर्स ने स्टडी किया था सिकल सेल एनीमिया को, और उनको ये प्रेवलेंस मिला था कि सिकल सेल एनीमिया जो है उन एरियाज में ज्यादा है जहां पे एक पर्टिकुलर डिजीज प्रेवलेंट है। एंड इट हेल्प्स, बेसिकली कंजेक्चर तो यही है ना कि इट्स अ म्यूटेशन टू अडेप्ट अगेंस्ट दैट डिजीज, बिकॉज पीपल अपेरेंटली हु हैव सिकल सेल एनीमिया डू नॉट गेट अफेक्टेड बाय दैट डिजीज। तो ये कौन सा डिजीज था? एंड रिसर्च एंड स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स हैव फाउंड दैट ये जो सिकल सेल एनीमिया है इसका प्रेवलेंस जो है एक पर्टिकुलर ग्रुप में ज्यादा है। तो ये कौन सा ग्रुप है इन amongst the population of our country? And according to the finance minister Nirmala Sitharaman ji, select laboratories of which organization will be open to research by public and private medical faculties, right? ताकि sickle cell anemia and other diseases पे काफी research work कर पाए, right? So R&D is the big sort of commitment. एंड इंडिया ने जो है कौन से डेडली पैंडेमिक्स को कंप्लीटली इरेडिकेट कर चुके हैं। जैसे हम सिकल सेल एनीमिया पे हमने भी इंडिया ने जो है एक प्रण लिया है, एक मिशन मोड ऑब्वियसली अनाउंस किया है। तो इससे पहले हम कौन से डिजीजेस को, कौन से पैंडेमिक्स को, एपिडेमिक्स को हम एलिमिनेट, इरेडिकेट कर चुके हैं। तो इसके आंसर्स देखते हैं। ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है जो जो ऑक्सीजन कैरी करता है टू वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, and the sickle cell anemia is actually to do with hemoglobin disorders, right? So and anyway, around the 1940s doctors found कि जो है मलेरिया, जहाँ पे मलेरिया के केसेस ज्यादा होते हैं वहां पे सिकल सेल एनीमिया ज्यादा ऑब्जर्व होता है। पीपल who have the disorder basically are found to not be affected by, are most likely to also survive the malarial disease. And sickle cell anemia जो है it's more prevalent amongst tribal populations as compared to non-tribal populations. So that study and screening basically told scientists this fact. And ICMR और Indian Council for Medical Research के laboratories को जो है कमिट किया है निर्मला सीतारामन जी ने कि प्राइवेट एंड पब्लिक मेडिकल फैकल्टीज के बेसिकली कंडक्ट रिसर्च दें। और इंडिया जो है पास्ट में पोलियो वायरस और स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट कर चुका है। इनफैक्ट 2015 में आई थिंक WHO ने डिक्लेयर किया था दैट इंडिया इज पोलियो वायरस फ्री। सो देयर यू गो। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इंडिया और इटली जो है एक डिफेंस पैक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। ऑब्वियसली थिंग्स हैव नॉट ऑल बीन स्मूथ सेलिंग, पहले काफी कॉन्फ्लिक्ट्स हो चुके हैं। डेकेड, पिछले 10 साल में जो है काफी कॉन्फ्लिक्ट्स हो चुके हैं। वन ऑफ दोज दैट particularly rankled in the recent past was when Italian sailors they shot at and killed a fisherman, और इसी जुर्म में उनको अरेस्ट कर लिया गया था। और काफी इस पे काफी हल्ला ऑब्वियसली इटली में काफी इस पे प्रोटेस्ट हुए थे। मतलब not public protests, but the government basically protested, and in fact a very tough stance was taken by the current प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली, जो जॉर्जिया मेलोनी है, उनकी पार्टी ने, तो वो ऑपोजिशन में थी, उनकी पार्टी ने काफी हार्ड स्टांस लिया था इंडिया के अगेंस्ट, राइट? सो आयरॉनिक है कि अब वही जो है इंडिया विजिट कर रही है, और इंडिया और इटली जो है एक डिफेंस पैक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, राइट? बट देयर इज प्लेंटी ऑफ हिस्ट्री बिटवीन द टू कंट्रीज।
तो क्वेश्चंस देखते हैं इस पे क्या है कि मिस मिलोनी जो है इंडिया आ रही है, शी इज एक्चुअली द चीफ गेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस सपोज्ड टू बी हेल्ड ऑन द 2nd of March दिस ईयर 2023 में। तो ये कौन सा कॉन्फ्रेंस है? 2015 में मैंने बोला था ना रिटेलिएशन काफी हुआ था, हार्ड स्टांस लिया था, तो इटली ने जो है इट हैड वीटोड इंडियाज एप्लीकेशन टू जॉइन अ पर्टिकुलर क्लब, एक्सक्लूसिव क्लब ऑफ कंट्रीज। तो ये कौन सा क्लब था जिसको वीटो किया था इटली ने? इंडिया इवेंचुअली डिड सॉर्ट ऑफ बिकम पार्ट ऑफ दैट क्लब, बट ये क्लब कौन सा था? 2012 से 15 में जो केस हुआ था ये इटालियन मरीन्स का, where they killed a fisherman and then they got arrested off the Indian coast. ये mutually eventually resolve हो गया था, right? But where was it resolved? How was it resolved? And finally, और दो क्वेश्चन है इसमें। नॉन यूएन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो मतलब जहां पे जिसकी मदद से जो है जो इश्यू था वो रिजॉल्व हुआ था, वो कहाँ हेडक्वार्टर्ड है? एंड एक कंट्रोवर्सीज बहुत सारी है। एक कंट्रोवर्सी और थी रिगार्डिंग हेलीकॉप्टर परचेज फ्रॉम इटली, एंड दिस डील वाज इट हॉग द हेडलाइंस काफी दिन तक जो है। इस पे ऑपोजिशन पार्टीज ने भी क्रिटिसाइज किया था गवर्नमेंट को। तो बायलैटरल रिलेशंस इसके वजह से सफर भी हुए हैं। तो ये कौन सा हेलीकॉप्टर? तो आंसर्स देखेंगे। मिस मेलोनी जो है इंडिया में रेजिना डायलॉग कॉन्फ्रेंस के लिए आई हैं, शी इज द चीफ गेस्ट फॉर दैट कॉन्फ्रेंस। और मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम एमटीसीआर का जो क्लब है, एक्सक्लूसिव क्लब है, विच बेसिकली अलाउज फॉर टेस्टिंग ऑफ मिसाइल्स, राइट? मिसाइल टेक्नोलॉजीज पे काफी कर्ब्स होते हैं और उस पे काफी डूज एंड डोंट्स है। So India was not earlier a part of that club, and then it was allowed to join this. But in 2015 इनका एप्लीकेशन जो है, इंडिया का एप्लीकेशन जो है, इटली ने वीटो कर दिया था। और 2012 से 15 में जो केस हुआ था ये इटालियन मरीन्स का, ये जो है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, विच इज नॉट अ यूएन आर्बिट्रेशन, इट्स अ नॉन यूएन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इनफैक्ट मतलब काफी डिस्प्यूट्स, जैसे साउथ चाइना सी का है डिस्प्यूट, ये भी जो है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में ही कंट्रीज जो है अप्रोच करती है। तो आर्बिट्रेट करने के लिए एक बॉडी है, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, और ये हेडक्वार्टर्ड है हेग नेदरलैंड्स में। एंड अगुस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर्स का ही स्कैम था, जो डील पे किकबैक्स मिले थे, इस पे एलिगेशंस ये थे। और इसके वजह से काफी बोथ इन इंडिया एंड ऑब्वियसली विद इटली there was a lot of controversy that surrounded this particular deal. नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट एमिशंस ट्रेडिंग, राइट? एक स्कीम दिस इज ऑन कार्बन क्रेडिट्स। तो बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022 के दिसंबर में जो है गवर्नमेंट ने पास किया था, और सेंटर जो है अब फाइनल स्टेजेस में है ऑफ फाइनलाइजिंग द एमिशंस ट्रेडिंग स्कीम, बेसिकली कार्बन क्रेडिट्स का, that will require polluting industries to achieve certain minimum standards of energy efficiency, and then जब वो स्टैंडर्ड अचीव कर लेंगे तो वो जो है मोर पोल्यूटिंग कैन देन ट्रेड दैट विद दैट दो सर्टिफिकेट्स कैन बी ट्रेडेड विद लेस पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज, लेस पोल्यूटिंग कंपनीज, राइट? सो दैट्स द ट्रेडिंग मैकेनिज्म दैट इंडिया इज ट्राइंग टू सेट अप। इस पे क्वेश्चंस क्या है? एमिशन ट्रेडिंग स्कीम्स जो है यूरोपियन यूनियन में पहले से ही डिप्लॉयड है, बट ईयू के अलावा और कौन सी कंट्री है जहां पे ये ट्रेडिंग करंटली एक्टिव है? एंड ये जो एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल पास हुआ है, which agency will be the coordinator of the energy trading emissions trading scheme in India, right? Oversee कौन करेगी? And which scheme has been operational since 2015, जिसके तहत बेसिकली 1000 के करीब इंडस्ट्रीज और 13 सेक्टर्स में जो है इंडस्ट्रीज हैं, इनको जो है एनर्जी सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स पहले से ही हम इशू कर रहे हैं 2015 से। देखिए ऑलमोस्ट 8 years हो चुके हैं। एंड So which scheme was this? And India has already committed to, generate how much electricity from non-fossil fuel sources by 2030, right? तो आंसर्स देखते हैं। ईयू के अलावा कोरिया में जो है एमिशन ट्रेडिंग स्कीम्स जो है पहले से ही डिप्लॉय हो चुकी हैं। द nodal agency for emissions trading scheme in India will be the Bureau of
Energy Efficiency, BEE, will act as the nodal coordinator. और स्कीम जो जिसके तहत कुछ इंडस्ट्रीज में पहले से एनर्जी एमिशन सर्टिफिकेट्स, एनर्जी सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स जो है पहले से इशू कर रहे हैं स्टैंडर्ड्स के बारे में, और दैट scheme is perform achieve trade, right? तो this is like a precursor कि आप पहले अचीव कीजिए ये टारगेट्स, तो आपको हम उस अचीवमेंट के लिए एक सर्टिफिकेट देंगे, and then the trade part of it is what will get active now, right? And India is committed to generating almost 500 gigawatts of electricity from non-fossil fuel sources by 2030. Or name the scheme which distributes LED bulbs across households. Basically, energy efficiency की बात कर रहे हैं, तो एक ऐसा स्कीम है जिसने LED bulbs distribute किया amongst various households, and that reduced the reduction of CO2 and it also saved energy, है ना? तो ये कौन सा स्कीम था? और ये कार्बन ट्रेडिंग स्कीम जो है, ये जो प्रपोज किया था बाय द ECA बिल, ये जो है कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? इट्स अ वेरी सरप्राइजिंग आंसर. यू थिंक so which ministry does it come under, and इस मिनिस्ट्री की यूनियन मिनिस्टर कौन है, right? So the answers are the Ujala scheme, basically the Unnat Jyoti by affordable LEDs for all, right? Ujala scheme था जिसके तहत LED bulbs जो है डिस्ट्रीब्यूट किए थे to households, and carbon trading का जो स्कीम है, this has been proposed by the ECA, that comes under the Ministry of Power, right? You think that emissions की बात कर रहे हैं तो ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी वाले उसमें होगा या एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री में अंदर होगा? नहीं, पावर मिनिस्ट्री के अंडर आती है ये. और पावर मिनिस्ट्री के जो यूनियन मिनिस्टर है वो है मिस्टर R.K. Singh, and in fact the bill that has been passed has been criticized also by opposition parties की विजनरी नहीं है, और स्टेट्स को there's no clear guidance on states and what they can do, and also erroneously it's been clubbed under the Ministry of Power, whereas should be under the Ministry of Environment, and so on and so forth. चलिए आगे टॉपिक देखते हैं. इंडिया सिंगापुर पेमेंट्स लिंक. बेसिकली न्यूज खबर ये है कि यूपीआई और पेलिंक पेनाउ सिंगापुर का जो पेनाउ ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट्स प्लेटफॉर्म है, इनको ऑफिशियली कनेक्ट किया गया है फरवरी के महीने में, एंड दिस अलाउज फॉर रियल टाइम सेटलमेंट. बेसिकली अगर कोई इंडिया से सिंगापुर जाता है और सिंगापुर में कुछ परचेज करते हैं, तो सेलेक्ट जो नेटवर्क है उस पे which obviously will build up, बट उस पे रियल टाइम सेटलमेंट हो सकता है, राइट? एंड दिस वाज डन बाय द रिजर्व बैंक्स ऑफ बोथ दीज कंट्रीज, है ना? तो टेस्ट ट्रांजैक्शंस भी किए थे टू वेरीफाई दैट द पेमेंट्स आर हैपनिंग, सेटलमेंट्स आर हैपनिंग. टॉपिक पे क्वेश्चंस देखते हैं क्या बन सकती हैं. विच कंपनी हैज डेवलप्ड, एंड यूपीआई सिस्टम बेसिकली किस कंपनी ने डेवलप करके ऑपरेट करती है, ये कौन सी कंपनी है? इट्स नॉट अ प्रॉफिट कंपनी, इट्स अ नॉन प्रॉफिट कंपनी. और कौन से साल में ये नॉन प्रॉफिट कंपनी जो है एस्टैब्लिश हुई थी, विच basically was established jointly by the RBI and the Indian Banks Association, and Feb 2023, which means last month, कौन सी कंपनी ने एक क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस का सपोर्ट लॉन्च किया था अंडर यूपीआई इंटरनेशनल, which allows the use of Indian bank accounts. अगर आपके पास इंडियन बैंक अकाउंट है और आप यूएई, सिंगापुर, मॉरिशस, नेपाल या भूटान में आप है, तो सेलेक्ट मर्चेंट आउटलेट्स में आप बैंक अकाउंट को डायरेक्टली ट्रांजैक्ट कर सकते हैं. So this UPI International was launched. It was done by which company? It's a private company. And currently NPCI, जो I've let the cat out of the bag, पूरे वाले क्वेश्चन का आंसर है, has allowed UPI platforms to onboard. तो बेसिकली अभी करंटली सेलेक्ट कुछ कंट्रीज में अगर आप नॉन रेजिडेंट इंडियन है या एनआरई एनआरओ अकाउंट्स रखते हैं, तो सेलेक्ट कंट्रीज से आ रहे हैं, तो आपका मोबाइल नंबर जो है इंडिया का होना जरूरी नहीं है, आप इंटरनेशनल नंबर से भी आप यूपीआई ऑपरेट कर सकते हैं. सो यू कैन कम बैक टू इंडिया एंड यू कैन यूज दैट account using your international number, right? So how many of these countries are allowed? And in fact, the RBI, after the
Singapore test. RBI is now trying to apply, it's trying to launch this across the world, right? कि UPI जो है किसी भी इंटरनेशनल नंबर पे आप यूज कर पाए, ये कोशिशें भी जारी हैं इस चीज के लिए, right? So it's a proud moment for us all that India's actually doing phenomenal work डिजिटल पेमेंट्स में. और आरबीआई का मेंशन है तो ऑब्वियसली आरबीआई के करंट गवर्नर कौन है. आंसर्स देखते हैं इसके. एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इज द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड बाय द आरबीआई एंड इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, और ये 2006 में इनकॉर्पोरेट हुआ था. और 2011 में इन्होंने यूपीआई पे पहली बार जो है यूपीआई was developed, and the company that has launched UPI International, use of bank accounts in select countries, is PhonePe. और UPI जो है आज के दिन इंटरनेशनल मोबाइल नंबर्स अलाउ करता है थ्रू from 10 countries, right? Select countries. Obviously, these are countries where there are more expat population. There are greater number of NRE, NRO accounts, right? That's where so major 10 countries may be currently operational hai. And the current governor of the RBI is Shaktikant Das. Next topic पे आते हैं, मालाबार नेवल ड्रिल्स. सो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में इस बार होस्ट कर रहे हैं मालाबार नेवल एक्सरसाइज. इट्स अ मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज जो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएस के बीच में है. पहली बार ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है. एंड बेसिकली इसके लिए हाई लेवल ऑफ बायलैटरल एंगेजमेंट जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी एल्बनीज एंड उनकी जो फॉरेन मिनिस्टर है पेनी वोंग, ये जो है इंडिया को विजिट कर रहे हैं, राइट? एंड प्लेंटी ऑफ सॉर्ट ऑफ देयर इज आल्सो एन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ट्रेड कोऑपरेशन एक्ट दैट्स आल्सो सपोज्ड टू बी इम्प्लीमेंटेड. थोड़े से डिलेज हो रहे हैं उस पे. सो दैट्स द बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन. इस पे क्वेश्चंस देखते हैं. इंडिया, यूएस, जापान और यूएस के बीच में एक डायलॉग होता है, राइट? स्ट्रेटेजिक डायलॉग है. इसका नाम क्या है? इट्स लाइक अ क्वार्टेट दैट दीस फोर कंट्रीज हैव फॉर्म्ड. इन चारों के बीच में इस डायलॉग का नाम क्या है? टेक्निकल नेम क्या है ऑफ दिस एसोसिएशन? मालाबार एक्सरसाइज जो है एज अ बायलैटरल शुरू हुआ था, जिसमें 4 कंट्रीज अभी इन्वॉल्व है, बट पहले इनिशियली 1990s में जो है इट स्टार्टेड एज अ बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री. एंड इस बायलैटरल एक्सरसाइजेस में जापान का पार्टिसिपेशन कब शुरू हुआ, कौन से साल में शुरू हुआ? और फिर ऑस्ट्रेलिया आया, ऑब्वियसली द मोस्ट रीसेंट. ऑस्ट्रेलिया ने जो है इंडिया को भी इनवाइट किया था फॉर अ बायएनियल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज, बेसिकली आर्मी, नेवी और एयरफोर्स. एंड इस एक्सरसाइज का नाम क्या है ना? बिकॉज इट इनवाइटेड इंडिया, इट इनवाइटेड यूएस एंड अ फ्यू अदर कंट्रीज, बट व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ट्राई सर्विस एक्सरसाइज? और मालाबार एक्सरसाइज जो है, मालाबार ड्रिल्स जो है, पिछले साल कहाँ हुए थे, कहाँ कंडक्ट हुए थे, राइट? द आंसर्स: इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस जो है क्वाड इज द पार्टनरशिप नेम, also known as the Quadrilateral Security Council, Security Dialogue. एंड मालाबार ड्रिल्स की जहां तक बात करें, पहले ये मालाबार एक्सरसाइज इंडिया और यूएस के बीच में बायलैटरल होता था. उसके बाद जापान जॉइंड इट एज लेट एज 2015, and I think 2019 or 2020 is when Australia joined this league, and then it became the Quad. Australia has invited India for a tri-service exercise along with US and other countries. It's called the Talisman Saber, right? और मालाबार फेस्टिवल जो है जापान में हुआ था, ओकोसुना, which is near the East China Seas, क्योंकि obviously South China Sea is the point of concern for the Quad, right? So एक तरफ इंडियन ओशन के को फ्लैंक करती है India or Australia, and that's why these joint exercises are so important for our countries. But naval drills पे और भी क्वेश्चन है कि एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज कंडक्ट किया था ऑस्ट्रेलिया ने, which is a multinational air combat exercise. ये इंडिया ने भी अटेंड किया था, राइट? सो इसका नाम बताइए. और पहला ऑस्ट्रो हिंद इन्फेंट्री एक्सरसाइज इंडिया में कंडक्ट हुए थे 2022 नवंबर दिसंबर में. तो ये कहाँ कंडक्ट हुए थे? और इसके आंसर्स है that the air combat exercises between India, Australia,
and other countries, multi nation exercise था ये. It is called pitch black. एंड इंडिया में जो इन्फेंट्री कॉम्बैट एक्सरसाइजेस हो रहे हैं ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में, दिस वाज हेल्ड इन द in Rajasthan. It was held in the Maharaja Field Range firing ranges, which is in the location, which is in the state of Rajasthan. नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, सर्वे ऑफ इंडिया. बेसिकली जियोलॉजिकल सर्वे करने का पहले एक ऑर्गेनाइजेशन होती थी कॉल्ड सर्वे ऑफ इंडिया. दे had the sole sort of authority. They had basically what do you call, receiving stations across the country, and so they are able to map our country a lot better using technology. और 170 साल, सॉरी 250 साल पुरानी ये organization है, right? But soon they will not be the only one to have a monopoly of map making in India, because ये change होने वाला है, and they're inviting private companies to also start making high resolution maps. Basically इंडिया कोशिश कर रही है कि भाई 2030 तक जो है इंडिया को कंप्लीटली डिटेल्ड हाई रेजोल्यूशन मैप्स तैयार हो जाए, और 2035 तक जो है सब सॉइल तक आप टोपोग्राफी को आप नोटिस कर पाए, जियोलॉजी को आप स्टडी कर पाए, ताकि द आइडिया इज दैट ऑब्वियसली नेचुरल डिजास्टर्स और इन सब चीजों को, कैलामिटीज को आप अवॉइड कर सकते हैं, आप एटलीस्ट मॉनिटर कर सकते हैं उनके रिस्क को, राइट? So that's the idea. So which policy officially released by the government of India allows private companies, private agencies to make high resolution maps of India? ये कौन सी पॉलिसी थी, और इस पॉलिसी को कौन सी मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किया है ना? गवर्नमेंट की कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर ये नोटिफिकेशन पास हुआ है? और इस पॉलिसी के तहत एपेक्स बॉडी फॉर, है ना, एक बॉडी अपॉइंट करी गई है फॉर फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग appropriate guidelines, blah 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 blah, in the geospatial sector. तो इस एपेक्स बॉडी का नाम पता है, और ये बॉडी जो है पुरानी एक एक बॉडी, एक कमिटी को रिप्लेस करेगी, राइट? तो ये कौन सी कमिटी थी जो 2006 में कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, उसको रिप्लेस करेगी? उस कमिटी का नाम बताइए. एंड हु इज द यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी? आंसर आ गया यहाँ पे, नोटिफाइड ऑब्वियसली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ. क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है 63 का. एंड इसकी यूनियन मिनिस्टर कौन है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी. एंड द फोकस ऑफ द प्रीवियस पॉलिसी, जो जियोस्पेशियल पॉलिसी की बात कर रहे हैं, इसका फोकस जो है इज टू मेक जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी एंड डेटा एज एजेंट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर अचीविंग व्हाट, है ना? क्योंकि मतलब जियोस्पेशियल स्टडीज अगर आप कर रहे हैं, हाई रेजोल्यूशन मैप्स अगर आप चाहते हैं, एक तो एक इंटरनल काम के लिए यूज होगा, बट देयर इज वन अदर major reason why this is being done right now, by so much of a commitment is being made by the government. तो इसका कारण क्या है, right? तो आंसर्स देखेंगे. नेशनल जियोस्पेशियल पॉलिसी ऑफ इंडिया है जिसने प्रपोज किया है कि भाई प्राइवेट एजेंसीज को भी ये अपॉर्चुनिटी मिले हाई रेजोल्यूशन मैप्स बनाने की इंडिया की. और ये नोटिफिकेशन, ये पॉलिसी जो है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने पास किया था. एंड द एपेक्स बॉडी फॉर फॉर्मुलेटिंग, इम्प्लीमेंटिंग वेरियस guidelines, strategies, etc. is the Geospatial Data Promotion and Development Council, basically GDPDC, Geospatial Promotion and Development Committee. And this committee replaced the National Spatial Data Committee, right? NSDC. और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो मिनिस्ट्री है, उसके यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह. और बेसिकली जो जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी और डेटा का यूज है, दैट इज बेसिकली इंस्ट्रूमेंटल इन इंडिया अचीविंग इट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, राइट? एसडीजीज, जो ऑब्वियसली इंडिया ने जो है पेरिस एग्रीमेंट 2015 में जो रैटिफाई किया था, उसमें कमिटमेंट किया है. तो उस कमिटमेंट को मीट करने के लिए जियोस्पेशियल पॉलिसी इज एक्चुअली क्वाइट गोइंग टू बी क्वाइट क्रिटिकल, राइट? एंड दैट्स व्हाई दिस इज. नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. रशिया जो है यूएस के साथ एक ट्रीटी साइन करी थी रशिया ने, इट्स कॉल्ड द न्यू स्टार्ट ट्रीटी. तो रशिया ने जो है, और न्यू स्टार्ट ट्रीटी में यही है कि मतलब इट पुट्स लिमिट्स एंड देन इट on how much nuclear testing these two countries can do, US and Russia can do, and it also gives each country the right to perform almost 18 inspections on an annual basis in the other country, right? So that's being allowed for those. काफी पुरानी बात है ये ट्रीटी, बट मतलब काफी रिसेंटली इट ऑल्सो वाज
इट हैड बिकम डॉर्मेंट एंड इट वाज रीएक्टिवेटेड, राइट? तो इस पे क्वेश्चंस क्या बन रहे हैं? ये ट्रीटी जो है कब साइन हुई थी, और किसने साइन की है ट्रीटी, और ओरिजिनल जो ट्रीटी था स्टार्ट, ऑल्सो नोन एज द स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी स्टार्ट, इसकी ओरिजिनल ट्रीटी स्टार्ट 1 जो है यूएस और रशिया के बीच में कौन से साल में साइन हुई थी, राइट? और फिर क्योंकि हम डिफेंस की बात कर रहे हैं, हु इज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, अमेरिका, एंड रशिया के बारे में बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली रशिया, यूक्रेन, राइट? सो रशिया की एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है जो पास्ट क्रिमिनल्स और प्रिजनर्स को जो है यूज करते हैं एज एज दे क्रिएटेड अ पैरामिलिट्री फोर्स, मर्सनरी फोर्स, और ये मर्सनरी फोर्स जो है एक्चुअली काफी सारे कंट्रीज में डिप्लॉयड है, स्पेशली in Africa, and they do a whole lot of activities. But this this group, this company is, इसका नाम बताइए, right? And finally इस कंपनी के हेड कौन है, इस ऑर्गेनाइजेशन के हेड कौन है, राइट? तो आंसर्स देखते हैं। 2010 की बात है जब यूएस और इंडिया ने जो है न्यू स्टार्ट ट्रीटी साइन किया था, और ये ट्रीटी जो है बराक ओबामा और डिमित्री मेडवेडेव, जो बेसिकली दोनों कंट्रीज के लीडर्स थे, इन्होंने साइन किया था ये द न्यू स्टार्ट ट्रीटी इन 2010। और ओरिजिनल जो ट्रीटी थी, द स्टार्ट 1 ट्रीटी बेसिकली केम इन फोर्स इन 1994। ये 1991 में साइन किया गया था सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में, बट इट केम इनटू इफेक्ट इन 1994। एंड यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट करंटली है एंथनी ब्लिंकन, एंड द प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर जो है उस कंपनी का नाम है द वैगनर ग्रुप, एंड इस वैगनर ग्रुप के जो हेड है वो है येवगेनी प्रिगोजिन, and well, those are the questions. Next topic, India and biodiversity, right? And basically पैसेज में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पे जो है यूनाइटेड नेशंस का एक बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस हुआ है रिसेंटली मॉन्ट्रियल कनाडा में, और इसमें एग्रीमेंट साइन किया है हॉल्ट एंड रिवर्स, राइट? और कमिटमेंट लिया कि भाई 30% ऑफ वर्ल्ड लैंड एंड 30% ऑफ वर्ल्ड ओशंस को 2030 तक लॉसेस यहाँ कंजर्व करने हैं, राइट? इसको 30x30 प्लेज के नाम से भी जाना जाता है, राइट? और इंडिया में ऑब्वियसली काफी पोटेंशियल है, बिकॉज हमारे पास लैंड मास भी काफी सारा है, और सराउंडिंग ओशंस भी, ओशन का वॉल्यूम भी, ओशन का एरिया भी काफी ज्यादा है, राइट? सो इंडिया हैज quite a bit of potential in towards sustainable development and biodiversity conservation. तो इस पे क्वेश्चन देखते हैं। इस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है इंडिया ने यूनियन बजट में कुछ मेंशन किया था एज वन ऑफ इट्स 7 प्रायोरिटीज, सप्तऋषि। सो ये कौन सा आइटम था, ये कौन सा मेंशन था टॉपिक, और कौन सा इनिशिएटिव था? तो बजट 2023 के बजट में काफी नए इनिशिएटिव्स लॉन्च हुए हैं। वन ऑफ दोज इनिशिएटिव्स इज अबाउट मैंग्रोव प्लांटेशंस, राइट? कि कोस्टलाइन और वेटलैंड्स में मैंग्रोव प्लांटेशंस को टेकअप किया जाए, उनको बढ़ावा दिया जाए। तो ये कौन सी इनिशिएटिव थी? और एक स्कीम अनाउंस हुआ था इस साल 2023 के बजट में बाय द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी, एंड दिस वाज फॉर वेटलैंड्स, राइट? कि वेटलैंड्स में रहने वाले जो लोग हैं उनके लाइवलीहुड के लिए, उनके इनकम जनरेशन के लिए थ्रू इको टूरिज्म और एनी अदर मीन्स। तो इस स्कीम का नाम, राइट? तो इसका आंसर देखते हैं। यूनियन बजट में इस साल ग्रीन ग्रोथ का मेंशन हुआ है, and towards that end the scheme, the initiative that was launched for mangrove plantation is called the MISHTI, or the Mangrove Initiative for Shoreline Habitats and Tangible Incomes, right? MISHTI, और दूसरा जो स्कीम लॉन्च किया गया था फॉर वेटलैंड्स and providing livelihoods and through ecotourism and other such activities, other such means, इस स्कीम का नाम है अमृत धरोहर। और भी क्वेश्चन है इस टॉपिक पे। बजट 2023 का भी एक और स्कीम है जो इंसेंटिवाइज करता है स्टेट्स को टू प्रोवाइड टू यूज लेस ऑफ सिंथेटिक आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, ताकि हम ऑर्गेनिक यूज करें, राइट? सो ये स्कीम का नाम क्या है, और कौन सा काउंसिल एस्टैब्लिश हुआ है जो प्राइम मिनिस्टर्स साइंटिफिक एडवाइजर,
राइट, इस ऑफिस में एक काउंसिल अपॉइंट हुई है टू असेस द स्टेटस इन स्पेसिफिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी डोमेन्स, और असेस करके उसमें चैलेंजेस को असेस करके उसमें स्ट्रैटेजी बना के डेवलप करना है फ्यूचर रोड मैप, राइट। सो ये कौन सी काउंसिल करती है ये काम, और वो काउंसिल बेसिकली इसको असेस करके प्लान वैन बना करके प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करती है, राइट। सो वन इज द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, द पीएसए, बट वो पीएसए के अंडर पीएसए को रिसर्च करके देने वाली कौन सी काउंसिल है, राइट। सो आंसर्स देखेंगे। जो 2023 में बजट था, बजट आइटम था कॉल्ड पीएम प्रणाम, राइट। फुल फॉर्म है इसका प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन, अवेयरनेस, नरिशमेंट एंड अमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ, राइट। प्रणाम, पीएम प्रणाम का जो स्कीम है वो 2023 की बजट में अनाउंस किया गया था। एंड जो काउंसिल बनाई गई है दैट विल एडवाइज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड इनपुट्स जाएंगे इनके जो है टू द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। तो इस काउंसिल का नाम है स्टाइक, राइट, सॉरी स्टियाक, which basically is Science, Technology and Innovation Advisory Council, right? STIAC, Science, Technology and Innovation Advisory Council. नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। कीलड़ी करके एक साइट है, प्री हिस्टोरिक साइट है, जहां पे काफी एक्सकवेशंस वो भी रिसेंटली हुए हैं। काफी कंट्रोवर्शियल भी था बिकॉज apparently it was delayed and depth मतलब wasn't allowed to dig to as much depth as needed, right, and that's led to huge amount of protests by the Tamil Nadu state government, है ना। तो टॉपिक इसके बारे में है। इस पे क्वेश्चंस देखते हैं। which period of history, है ना, संगम एज, this Keeladi excavations are linked to संगम एज, और कहा जाता है कि भाई संगम एज एक मिथ नहीं है, right, it is actually a period in period of history, and this period को डेट करा जा पा रहा है, right। और तो संगम एज कब था, सिमिलरली आयरन एज कब था, इनफैक्ट आगे जाकर के आप ब्रॉन्ज एज, कॉपर एज, ये सब के भी आप डेट्स जरूर चेक कीजिए। कीलड़ी साइट को किस सिविलाइजेशन का साइट माना जाता है एकेडमिक्स द्वारा, और क्योंकि हम एक्सकवेशन की बात करें तो एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में जरूर बात करेंगे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसके डायरेक्टर जनरल प्रेजेंट कौन है, एंड ऑल्सो फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कौन है, राइट। इन्होंने ही एएसआई, ये सबसे पहले डायरेक्टर जनरल थे एएसआई के, राइट। तो इनका नाम क्या है, आंसर देखते हैं। संगम एज को जो है 3rd century बिफोर क्राइस्ट, और या बिफोर कॉमन एरा, ऑल द वे टिल द 3rd century इन द कॉमन एरा। तो बेसिकली 600 years का एक विंडो है जहां पे इसके अंदर एज, संगम एज माना जाता है। सिमिलरली जो आयरन एज है वो 12,000 BC से, सॉरी 12,000 बिफोर कॉमन एरा से 6,000, 1200 years before the common era to 600 years before the common era, right। इस पीरियड को जो है आयरन एज माना जाता है। कीलड़ी साइट को जो है वैगई वैली रिवर के नाम से भी जाना जाता है बाय द एकेडमिक्स, एंड द करंटली द डायरेक्टर जनरल ऑफ द एएसआई इज श्रीमती वी विद्यावती, IAS ऑफिसर है ये, and the first director general happened to be this person who's also known as the father of archaeology, Indian archaeology, और इनका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम, and so those are the answers. नेक्स्ट टॉपिक सुइसाइड। IIT बॉम्बे के एक स्टूडेंट ने सुइसाइड किया है। इससे पहले 2015 में एक मौत और रिपोर्ट हुई थी IIT बॉम्बे के कैंपस में, एंड ऑल ऑफ दिस इज रिलेटेड टू कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। बेसिकली दलित्स को जो है डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, उनको इल ट्रीट किया जा रहा है, उनको रैगिंग करके उनको दे आर बीइंग मेड टू शो देयर प्लेस। तो इस टाइप की गंदी गंदी हरकतें हो रही हैं। सो एटलीस्ट एलिगेशंस हैं, एंड अभी करंटली तो एक कमिटी इंक्वायरी की कमिटी बिठा रखी है भाई एन एक्स विजिलेंस ऑफिसर ऑफ IITB ऑल्सो, तो वो स्टडी कर रहे हैं अभी। एनीवे द फाइंडिंग्स आर नॉट आउट येट। तो इस पे क्वेश्चंस क्या बनेंगे कि यूजीसी ने क्या रेगुलेशंस पास किए हैं टू इंश्योर दैट हरासमेंट एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, लेट अलोन द OBC स्टूडेंट्स, और डज नॉट हैपन, राइट। दलित्स का
हरासमेंट ना हो, इसके लिए कौन से रेगुलेशंस पास किए हैं यूजीसी ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने, और ऐसी कौन सी स्टूडेंट बॉडी है जो आईआईटी बॉम्बे में 2015 में फॉर्म हुई थी आफ्टर अनदर डेथ दैट हैपेंड इन दैट ईयर ऑफ अ दलित स्टूडेंट कॉल्ड अनिकेत अंबोर, राइट? 2014 की बात है। तो इस स्टूडेंट बॉडी का नाम बताइए, और कौन सा टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसने काफी टाइम पहले, ऑलमोस्ट 10 साल पहले जो है इस ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया था। स्टडी ग्रुप जो स्टूडेंट बॉडी था इस की हम बात कर रहे थे, उसको बैन किया गया था। वो कौन से कॉलेज ने बैन किया था? तो आंसर्स देखते हैं। यूजीसी या यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, प्रमोशन ऑफ इक्विटी एंड इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, राइट? This was an amendment. This was the regulation passed in 2022, and APPSC or the Ambedkar Periyar Pool Study Circle. Ambedkar obviously Dalit, काफी लीडर, दलित लीडर है जो काफी हाई sort of दर्जा रखते हैं। Periyar is another similar sort of revolutionary from the south, तमिलनाडु। वो भी जो है द्राविडियन मूवमेंट के, he is the one who sort of led that. In fact, he himself was an atheist, avowed atheist थे वो। एंड फूल, ऑब्वियसली फुलेस जो है वो महाराष्ट्र के हैं, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के, राइट? और आईआईटी मद्रास ने जो है 2012 की बात है, आई थिंक, नॉट 100% श्योर, बट सो डू चेक दैट आउट। 2010 2012 के आसपास जो है आईआईटी मद्रास ने एक बैन कर दिया था स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को, विच इज द अंबेडकर पेरियार फूल स्टडी सर्कल, APPSC, इसको बैन कर दिया था। एंड इसी पे और क्वेश्चंस है कि भाई, क्योंकि हम आईआईटीज की बात कर रहे हैं, तो ऐसा कौन सा शहर है जो कोचिंग का हब माना जाता है फॉर आईआईटी एंड मेडिकल एडमिशंस, राइट? ये कौन सा शहर है? एंड डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं, तो यूएस में लेजिस्लेशन रिसेंटली पास हुआ है बाय वन सिटी which has become the first US jurisdiction to take note of caste and say that we will not allow that kind of discrimination, right? And 89 क्वेश्चन है, which former president of India was denied entry into a, फॉर्मर दलित प्रेसिडेंट भी थे वो, उनको जो है एक मंदिर के अंदर एंट्री अलाउ नहीं हुई थी, उनको शव किया गया था, एडमिनिस्ट्रेट किया गया था एट अ पर्टिकुलर टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल इन उड़ीसा। तो ये कौन से प्राइम प्रेसिडेंट थे, राइट? तो इसके आंसर्स देखते हैं। कोटा इज द स्टेट, कोटा इज द सिटी वेयर which is considered as a coaching hub for IIT and medical exams, and Seattle in Washington state has recently passed a law that prohibits caste-based exploitation and discrimination, right? Discrimination on persons or categories, or not on the basis of caste. And finally, रामनाथ कोविंद जी थे जो जगन्नाथपुरी टेम्पल गए थे अपने वाइफ के साथ, and this view, his passage was blocked, his wife was shoved around, and a bunch of things happened, which बहुत क्लियरली बताते हैं कि भाई, मतलब इसको एक्नॉलेज करना एक है, बट इस पे कुछ एक्शन करना ज्यादा जरूरी है। जब प्राइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एंट्री की जा सकती है, तो मतलब कॉमन सिटीजन में जो दलित होंगे उनको कितना मुश्किल होता होगा, राइट? आई थिंक दैट्स द जिस्ट ऑफ दिस पीस ऑफ न्यूज। And our last topic for the day is about the insolvency and bankruptcy case filed against Z. मीडिया मेजर है, तो बेसिकली इन पे इसलिए केस, आईबीसी का केस चल रहा है क्योंकि इनकी एक ग्रुप के कंपनी है, विच इज अ मल्टी सिस्टम ऑपरेटर आर्म कॉल्ड सिटी नेटवर्क्स, तो वो भी कनेक्टेड थे, राइट? सो उन्होंने जो लोन लिया उसके गारंटर थे ये जी ग्रुप, राइट? सो क्योंकि जी ग्रुप गारंटर थे, तो ऑब्वियसली व्हेन द डिफॉल्ट हैपेंड, then Z will be liable, right? So huge sort of tense moment for them. क्वेश्चंस देखते हैं इसमें। तो जो नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल है, NCLAT, ये जो है कौन से साल में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, और कौन से सेक्शन, कंपनीज एक्ट के कौन से सेक्शन के तहत, 2013 के कंपनीज एक्ट से के कौन से सेक्शन के अंडर इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, और इसके जो है चेयरमैन कौन है, मतलब अभी एट प्रेजेंट NCLAT के चेयरमैन कौन है, और सिमिलरली इंसॉल्वेंसी एंड बैंकिंग का जो कोड है वो कौन से साल में इंट्रोड्यूस हुआ था, और कौन से साल में जो है इंडियन गवर्नमेंट ने जो है 2 लाख करोड़ का एक ट्रांजैक्शन प्रपोज किया था, एक प्रोग्राम प्रपोज किया था कॉल्ड द
रिकैपिटलाइजेशन एक्सरसाइज ऑफ बैंक्स. बेसिकली बैंक्स के पास इतना ज्यादा एनपीए हो गया था, बेसिकली लोन दे दिया बट डिफॉल्ट कर गए कंपनी. पीपल लाइक चोक्सी एंड नीरव मोदी जो है रैन अवे विद, and even Vijay Mallya, they ran away after taking huge amounts of debt. So that basically meant that the government wanted to prevent, इसमें public sector banks भी थे, right? So that was an even bigger problem. So the government decided to sort of partly, partly sort of allocate some recapitalization bonds, and then some money was allocated in the budget for that year. So that's what the Indian government announced, right? So इसका answers देखते हैं. The NCLAT was constituted in the year 2016. June 1st वो इनकॉर्पोरेट हुई थी NCLAT. और NCLAT जो है सेक्शन 410 के तहत कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 410 के तहत कॉन्स्टिट्यूट की गई है. NCLAT के चेयरमैन जो है डॉक्टर जज अशोक भूषण है. जज अशोक भूषण जो है सुप्रीम कोर्ट के जज थे when he sort of decided to do this role, take on this role. और ये इंडियन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी का जो कोड है ये 2016 में पास किया गया था. एंड फाइनली 2017 की बात है जब एनपीए का क्राइसिस इतना ज्यादा सीवियर हो गया था कि बैंक हैड टू बेसिकली इनिशिएट अ रिकैपिटलाइजेशन प्रोग्राम, है ना. सो दैट्स व्हाट हैपेंड. वेल, आज का जीके समाप्त. आई होप दीज 90 ऑड क्वेश्चंस वर यूजफुल फॉर यू. कुछ नया सीख पाए. थोड़ा थोड़ा मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ, बट मोर इम्पोर्टेंटली जो डेटा है, जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है और फैक्ट्स है, वो आपको याद करने. जाते जाते एक रिमाइंडर जरूर दूंगा कि हमारे पोर्टल पे मैंने बोला था आपको कि साइन अप कीजिए ताकि आप इसको टेस्ट के फॉर्म में, इनफैक्ट आइडियली अभी लेने की जगह आप इसको टेस्ट के फॉर्म में बाद में रिवीजन के लिए भी यूज कर सकते हैं, राइट. सो दैट्स वन बिग एडवांटेज. प्लस रिसर्च लिंक्स भी दे दूंगा मैं आपको. बट तीसरा एक एडवांटेज है विच इज कि हमारे मॉक टेस्ट सीरीज का हाई क्वालिटी मॉक्स है. मार्केट में कोई भी मॉक सीरीज आप उठा लीजिए क्लैट का, हमारे मॉक टेस्ट सीरीज जो है उससे बेहतर होगी. और इसका जो पहला मॉक है वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगा अगर आप साइन अप कर लेते हैं, राइट. तो जरूर ट्राई कीजिए. मैं रेकमेंड करूंगा आप एक मॉक लिख के देखिए, हमारे क्वालिटी को असेस कीजिए एंड टेस्ट योरसेल्फ इन द प्रोसेस. एंड इफ यू लाइक इट देन आई वुड एनकरेज कि आप अपने लिए सूटेबल पैकेज आप परचेज कर सकते हैं, राइट. आई होप ये सेशन आपको पसंद आया. वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड डू शेयर इट इन योर सर्कल्स इफ यू फील दैट देयर आर पीपल यू नो हु आर फोकस्ड ऑन द CLAT एग्जाम. Thank you. Have a great day, guys.